मेरा मोटिव ये करने का जो मैं करने वाला हूँ सिर्फ पर्सनल रिवेंज है। मुझे इससे कुछ अचीव करने की उम्मीद नहीं है। ये कैबिन थियोडोर जे काजेंस्की का घर है, जिसे दुनिया यूनिबॉम्बर के नाम से जानती है। वो बहुत टाइम से अमेरिका का सबसे इंटेलिजेंट क्रिमिनल माना जा रहा था, एक सीरियल बॉम्बर जो कंट्री बाहर में लोगों को मार चुका था। ये उनको जख्मी कर चुका था बिना किसी क्लियर कनेक्शन के। 17 साल तक वो एफबीआई से बचता रहा। ये एफबीआई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मन हंट था। वो एक ऐसा इवल जीनियस था जो पकड़ में नहीं आ रहा था। शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीरियल किलर जिसने पूरे मुल्क को डर के माहौल में डाल दिया था। लोग अपनी मेल खोलने से और प्लेन में सफ़र करने से डरते थे, और ये सब कुछ उसने ही कैबिन से किया था। ये वो जगह थी जहां उसने अपने बॉम्ब्स बनाए, अपना मैनिफेस्टो लिखा और एफबीआई की नज़रों से 17 साल तक बचता रहा। यही कैबिन वो जगह थी जहां एक ऑफ ग्रिड इंसान दुनिया का एक बदनाम कातिल बन गया। इस कैबिन में वो तमाम सबूत हैं जो एफबीआई को उसके खिलाफ केस बनाने के लिए चाहिए हैं। ये कैबिन मोंटेना के विल्डरनेस में डीप अंदर तक है। 1969 में टेड कैलिफोर्निया छोड़कर यहाँ आया था, जहाँ वो यूसी बर्कले का मैथ प्रोफेसर था। उसने नेचर के करीब रहने का फैसला किया और उन सब लोगों से दूर रहना चाह रहा था उसे गुस्सा दिलाते थे जो कि ज़्यादातर लोग थे। ये कैबिन टेड ने अपने भाई के साथ मिलकर बनाया था। जब वो दोनों अब तक बात करते थे। कैबिन में ना लाइट है, ना प्लम्बिंग, सिर्फ एक लकड़ी का स्टोव, एक बिस्तर और किताबें। इस वक्त टेड एक और बॉम्ब बना रहा था। वो अपनी टेक्निक में रोज बेहतरी ला रहा था। हर नया साल में उसके बॉम्ब और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। उसके बिस्तर के नीचे एक और बॉम्ब था, कंप्लीटली रेडी, लेकिन वो इसे भेज नहीं पा रहा था क्योंकि अपनी इंटेलेक्ट के बावजूद उसने कुछ बहुत स्टूपिड मिस्टेक की थी। टाइम कीप्स स्लीपिंग, set yourself for the real goodbye ticket. Call it, read that, it you we got me, you we got me. ये वीडियो लार्जली इन 2 बुक्स पर बेस्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हम मॉडर्न सोसाइटी के सोशल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सबब ये मानते हैं कि आज का सोसाइटी इंसानों को उन हालातों में जीने पर मजबूर करता है जो इंसानी फितरत के खिलाफ हैं। 1942 में पैदा हुआ टेड एक एवरेज फैमिली में बड़ा होता है, चाइगो का समब्रिज में। उसकी फैमिली वर्किंग क्लास पोलिश अमेरिकन थी। पेरेंट्स पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव, बुकिश और नेचर के दीवाने थे। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे लेकिन लविंग भी, और उनकी याद में टेड एक प्यारा और सेंसिटिव बच्चा था। बचपन में ही टेड की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा थी। उसके पेरेंट्स ने उसे पुश किया कि वो सक्सेस हो सके। वो 2 ग्रेड स्किप करता है और हर क्लास आसानी से टॉप करता है। टेड एक नॉर्मल बच्चा था जिसका IQ 168 था। श्योर, टेड थोड़ा शाय था, स्पेशली लड़कियों के सामने, और एरोगेंट भी लगता था, लेकिन उसके अपने दोस्त और हॉबीज भी। म्यूजिक, रीडिंग और कैंपिंग जैसे काम उसके पसंदीदा थे। लोग टेड को पसंद करते थे। वो एक सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुल बच्चा था। ये सब कुछ अब बदलने लगता है जब टेड सिर्फ 16 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है। जैसे कई कॉलेज फ्रेशमैन, टेड को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। अब वो हर रूम में सबसे स्मार्ट बंदा महसूस नहीं करता, और एक वर्किंग क्लास बच्चा होने के नाते अमेरिका उसे एक बीच वो अकेला पड़ गया था। स्टूडेंट और इवन प्रोफेसर उसका मजाक उड़ाते थे उसके कपड़ों और बैकग्राउंड की वजह से। ये बात टेड को डीपली हर्ट करती थी और उसका दर्द जिंदगी भर यही था। टेड भी बस बहुत यंग था, अपने क्लासमेट से छोटा। आगे चलकर टेड अपनी माँ को गुस्से भरे लेटर्स लिखता था जिसमें वो कंप्लेन करता था कि उसे घर से जल्दी निकाल दिया गया। डिप्रेशन के कारण उसकी ग्रेड्स
गिरती है, क्लासमेट्स उसे एक टोटल लोनर, मोडी, रूड और चुप रहने वाला इंसान डिस्क्राइब करते हैं। वो बंदा जो ड्रॉम में सिर्फ क्लास जाने के लिए कमरे से निकलता था, जो किसी से बात नहीं करता था और दूर सलाम करता था। उसके रूम से सादी हुई खाने की बदबू आती थी। उसके रूम से सड़ी हुई खाने की बदबू आती थी। टेड को नहीं पता था कि उसके ये बिहेवियर के फिजिकोलॉजी प्रोफेसर की नज़रों में आ गया था। डॉक्टर हेनरी आमोरी। डॉक्टर मोरी एक बहुत मशहूर प्रोफेसर था। हार्वर्ड में एक रिसर्च सेंटर भी उसके नाम पर था। वो ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढ रहा था जो परफेक्ट जीनियस पिग्स बना सकते थे। उसके एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट के लिए एक आखिरी और एलेबोरेट एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट CIA फंडेड था और इसका पर्पस था स्टूडेंट्स की सेंस को, सेल्फ को थोड़ा और उन्हें फिजिकोलॉजिकली डिस्ट्रेस देना। क्लियरली हम बहुत डैमेज करने की पोजीशन में हैं और लगता नहीं कि FBI हमें जल्दी पकड़ पाएगी। 1970s का सन फ्रांसिस्को एक एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का सेंटर था। वियतनाम वार को लेकर लोग गुस्से में थे। प्रोटेस्ट बॉम्बिंग रोज़मर्रा का काम था। FBI ने सैन फ्रांसिस्को को बेलफास्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का टाइटल दे दिया था। फार लेफ्ट ग्रुप जैसे वेदर अंडरग्राउंड और सबमरीन्स लिबरेशन आर्मी का बॉम्बिंग के लिए जिम्मेदार थे। ज़्यादातर केसेस में कल्प्रिट और मोटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, लेकिन बीच बीच में FBI को एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। 12 बॉम्ब जो सेम तरीके से बनाए गए थे, एक ही किलर ये ग्रुप से लिंक हो सकते थे। उनके पास कुछ खास सबूत नहीं थे, बस इतना पता था कि ये बॉम्ब यूनिवर्सिटीज और एयरलाइन को टारगेट कर रहे हैं। जो बंदा ये बॉम्ब बना रहा था वो एक्सपर्ट था। कोई DNA नहीं छोड़ता था, ना बाल ना कपड़े के फाइबर। बॉम्ब को सुंदर वादियों बॉक्सेस में पैक किया गया था। ना कोई एवी विटनेसेस, ना कोई लेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन से। विक्टिम रैंडम लगते थे। अननोन अटैकर को FBI ने कोड नेम दिया यूनिबॉम्ब, यूनिवर्सिटी और एयरलाइन बॉम्बिंग का शॉर्ट फॉर्म। अब तक इसके बॉम्ब एक आदमी को मार चुके थे और 20 लोगों को इंजर कर चुके थे 5 अलग स्टेट्स में। अनलकी रेसिपेंट्स में एक कैंपस सिक्योरिटी गार्ड, कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, एक सेक्रेटरी और एक एयरलाइन एग्जीक्यूटिव शामिल थे और एक फ्लाइट के पैसेंजर्स भी जो चिको से DC जा रहे थे। पहला डेथ 1985 में होता है। हग स्क्रोटन एक कंप्यूटर स्टोर का मालिक जो अपनी शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसकी बॉम्बिंग का मोटिव क्या था कुछ समझ नहीं आया। दूर अपने कैबिन में टेड उसकी डेथ की न्यूज़ पढ़ता है और खुद से मुस्कुराता है। FBI की तरफ से $25,000 का रिवार्ड अनाउंस होता है और टेड खुश होता है। यूनिबॉम्बर न्यूज़ बना रहा था। एक बंदा एक 10x12 फुट के कैबिन में बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना फोन के अमेरिका को हिला रहा था। आज के ज़माने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। आज के वक्त में कनेक्शन होना ज़रूरी है, नेविगेशन के लिए, चेक इन के लिए, हेल्प के लिए, सब कुछ। और इसीलिए से काम आता है एक अफोर्डेबल eSIM सर्विस जो 200 प्लस डेस्टिनेशंस में आपको ऑनलाइन रखती है। टेड को ख्याली दुनियाओं का शौक लग जाता है और वो इस बात का दीवाना बन जाता है कि सोसाइटी लोगों को इस तरह फिजिकोलॉजिकल कंट्रोल्स के ज़रिए फर्माबरदार बनाती है। वो दिन रात ये ख्वाब देखता है कि काश वो सोसाइटी से अलग हो जाए और जंगल में अकेला ज़िंदगी गुजारने लगे। टेड हार्वर्ड से ग्रेजुएट करता है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिशियन से मैथ में PhD करता है। वो जल्दी ही एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन के तौर पर मशहूर हो जाता है और UC बर्कली में सबसे कम उम्र के प्रोफेसर के तौर पर टेंचर ट्रैक पोजीशन मिलती है, लेकिन उसके स्टूडेंट्स उसे पसंद नहीं करते। फिर भी वो बाउंड्री फंक्शंस पर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पब्लिश करता है। फिर एक दिन टेड अचानक रिज़ाइन कर देता है बिना किसी वार्निंग के। अपने घर वालों को कहता है कि वो उन इंजीनियर्स को मैथ नहीं सिखा सकता जो फ्यूचर में इंडस्ट्रियल
टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और प्लैनेट का नुकसान करेंगे। टेड लिंकॉल्न मोंटाना के पास थोड़ी सी ज़मीन खरीदता है और अपने भाई के साथ मिलकर एक कैबिन बनाता है। वो यूसी बर्कली के एडवांस टेक्नोलॉजी से दूर एक सिंपल ज़िंदगी जीना चाहता है, सबसे अलग। वो फिर अपना पहला बॉम्ब बनाना शुरू करता है। हम बॉम्बिंग के ज़रिए सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के खिलाफ आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहते हैं और उन लोगों को हिम्मत देना चाहते हैं जो इस सिस्टम से नफरत करते हैं। 1993 में यूनिबॉम्बर साल के ब्रेक के बाद फिर से अटैक करता है। दो मशहूर रिसर्चर्स, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एक जर्नलिस्ट को VHS टेप के साइज़ के पैकेजेस मिलते हैं। जैसे ही वो ओपन करता है, बॉम्ब फट जाते हैं और दोनों प्रोफेसर बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को एक टाइपराइटर लेटर मिलता है। वो इन बॉम्बिंग की जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं कि वो अब अटैक आएंगे। 1994 और 1995 में यूनिबॉम्बर दो लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है, एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव और एक फोरेटिव लॉबिस्ट। अब उसके बॉम्ब और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। बॉम्बिंग आम तौर पर किसी डिमांड के साथ आती है, ऐसे या किसी एक्शन का मुतालबा, लेकिन यूनिबॉम्बर के बॉम्ब सिर्फ खौफ, झूठ और मौत के लिए बनाए गए थे। कोई डिमांड नहीं, सिर्फ डैमेज। 17 साल के बाद यूनिबॉम्बर अपनी डिमांड सामने रखता है। वो न्यूयॉर्क टाइम को फिर से लिखता है और कहता है कि अगर उनका 56 पेज का मैनिफेस्टो पब्लिश कर दिया जाए तो वो हमेशा के लिए अपने टेररिज्म एक्टिविटीज़ बंद कर देगा। ये डिमांड FBI और न्यूज़पेपर दोनों के लिए धमाकेदार बन जाती है। FBI का रूल है कि वो टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करती, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अपना वादा निभाएंगे। शायद इसी वजह से वो बॉम्बिंग कर रहे थे, लोगों को अपनी सोच दिखाने के लिए। प्लस FBI के पास अभी भी कोई सॉलिड क्लू नहीं है। अगर पब्लिक मैनिफेस्टो बढ़ाएगी तो शायद कोई अनबॉम्बर को पहचान ले। आखिरकार मैनिफेस्टो पब्लिश कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ वाशिंगटन पोस्ट में, ताकि न्यूज़पेपर स्टैंड्स आसानी से मॉनिटर किए जा सकें। मैनिफेस्टो का पहला जुमला सबका ध्यान खींच लेता है। The industrialization and its consequences have been a disaster for the human race। ये मैनिफेस्टो सिर्फ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के खिलाफ नहीं बल्कि एक सेल्फ पोर्ट्रेट भी बन जाता है। अनबॉम्बर ने गलती से अपना असली चेहरा खुद ही दिखा दिया। डेविड और टेड को, जो कि 7 साल के फ़र्क से भाई हैं, बचपन में बहुत करीब थे। वो अडल्टहुड में भी पॉलिटिकल डिबेट्स में के ज़रिए करते रहे। डेविड भी टेक्नोलॉजी थे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट से कॉन्करेंट था। उसने भी एक टाइम कैबिन में अकेला रहकर ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन डेविड किलर नहीं था। जब मैनिफेस्टो पब्लिश होता है तब तक डेविड ने टेड से बहुत अरसे से बात नहीं की थी। टेड ने उसे रिश्ता तोड़ दिया। डेविड ने शादी की और उसके बाद कभी उसके लेटर्स का जवाब नहीं दिया। डेविड की बीवी लिंदा, जो एक फिलोसफी प्रोफेसर है, टेड के बारे में अजीब फीलिंग रखती है। हालांकि उसने टेड को कभी मिला नहीं, हालांकि वो टेड से कभी मिली नहीं। जब बॉम्बिंग्स बढ़ती रही और उनकी टाइमिंग टेड को सफरों से मिलती है तो लिंदा कहती है, तुम्हारे भाई अजीब हैं, शायद वही अनबॉम्बर हैं। डेविड को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि लिंदा टेड को जानती नहीं, उसका भाई किसी को नहीं मार सकता। जब वो छोटा था तो जानवरों के चोट लगने का सोच कर रो देता था, लेकिन जब मैनिफेस्टो पब्लिश होता है डेविड उसे पढ़ने से कतराता है। उसे डर होता है कि कहीं उसने टेड से मिलती जुलती बातें ना हों, जैसे कि टेड एक एक्सीलेंट कारपेंटर है। जैसे अनबॉम्बर, टेड को बचपन से एक्सप्लोजिव्स का शौक रहा था। बॉम्बिंग्स के कुछ डेट्स टेड को ट्रैवल रिकॉर्ड्स और परफेक्टली मैच करते हैं। आखिरकार डेविड सिर्फ टैब मैनिफेस्टो पढ़ता है जब लिंदा उसे इंसिस्ट करती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो के साथ।